ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन जो रिमेनिंग है उसको ख़त्म करके आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 3D के हवाले से जो है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है स्क्रीन के, पहले आप वो कॉपी करें, उसके बाद जो है हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, जिसके बाद आप ये एग्जाम्पल कॉपी करेंगे जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो पहले लिख लें, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बेटा, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल, 3D मतलब जो थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं जिसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो थ्री डायमेंशनल है, तो बिल्कुल इसी तरह थ्री डायमेंशनल एग्जांपल्स जब आएंगे तो हमें कुछ चीजें विजुअलाइज करनी होंगी। अच्छा, अब हम डिटेल डिस्कशन से पहले एक बहुत छोटी सी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा। अब मैंने एक प्लेन बनाया, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एक प्लेन मैंने बनाया और उस प्लेन में मैंने कई लाइंस बनाई। एक लाइन है AOD, एक लाइन है AOD, एक है BOF और एक है COE। ये तमाम लाइंस O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। AOD, BOF, COE, they are all intersecting at O। और पॉइंट O पे एक पेंसिल खड़ी कर दें आप सबने ये लाइंस बनाई है ना, AOD, BOF, COE। अब थ्री डायमेंशनल सोचने के लिए ना, जब एग्जाम में भी थ्री डायमेंशन का सवाल आए ना, तो आपने प्रैक्टिकल करके देखना है। मतलब एग्जामिनर ने कहा T इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव O, कि भाई ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक प्लेन है, ग्राउंड में प्लेन पे काफी सारी लाइंस हैं जो पॉइंट O पे मिल रही हैं, AD, BF, CE इंटरसेक्टिंग एट O। और O से वर्टिकली अबव एक पॉइंट है T इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव O। ये एग्जामिनर ने मुझे सवाल में बताया, T इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव O। तो आप विजुअलाइज करने के लिए पता है क्या करें, अभी ये एक्टिविटी मेरे साथ साथ करें। अभी तो आपने डायग्राम में OT बना दिया, लेकिन डायग्राम तो टू डायमेंशनल होता है। हमारे पास जो पेज होता है वो तो टू डायमेंशनल होता है, उसमें हम 3D इंपैक्ट तो दिखा ही नहीं सकते। तो अब आप विजुअलाइज करने के लिए अभी OT वाली लाइन जो आपने बनाई है उसको भूल जाएं, और अब ये सोचें कि तीन लाइंस हैं AD, CE और BF जो O पे मिल रही हैं। O पे एक पेंसिल या पेन रख दें, O पे एक पेंसिल या पेन रख दें। अच्छा, अब आप देखेंगे कि OT वर्टिकल लाइन है, सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये पेंसिल रखिएगा अपनी जगह पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल TOB बताओ, कि एंगल TOB क्या है। तो भाई क्या है एंगल TOB, जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। नाइन्टी डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल TOB इज 90 डिग्री। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल TOA बताएं। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल TOE बताएं। फिर मैं आपसे पूछता हूं एंगल TOD बताएं, TOF बताएं, TOC बताएं। आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे एंगल्स 90 बन रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट के वर्टिकली अबव कोई पॉइंट हो तो एक वर्टिकल लाइन बनती है, और वो वर्टिकल लाइन ग्राउंड के जिस पॉइंट पे मीट कर रही होती है ग्राउंड को, जैसे यहां वर्टिकल लाइन OT जो है ग्राउंड को O पॉइंट पे मीट कर रही है, द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग द ग्राउंड एट पॉइंट O। So any line passing through O will be perpendicular to OT। I repeat, अगर T एक पॉइंट वर्टिकली अबव O है तो OT एक वर्टिकल लाइन बन गई। ये वर्टिकल लाइन OT ग्राउंड पे किस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट O पे।
तो वर्टिकल लाइन ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, उस पॉइंट से गुजरने वाली हर लाइन उस वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। बच्चे बिला वजह 3 डायमेंशनल सवाल से घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारे पेपर पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन दर हकीकत राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो सर ये तो बड़ा मसला है, हमें समझ नहीं आ रहा कि राइट एंगल है और वो राइट एंगल बन रहा है। तो भाई इसीलिए तो एक्टिविटी करवा रहा हूं कि जब एग्जामिनेशन में आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट के वर्टिकली अबव ये वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे पेन या पेंसिल रख दें। उस पॉइंट पे पेन या पेंसिल वर्टिकली रख दें, और उसके बाद ये ग्राउंड के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से आप जो है वो कई लाइंस गुजार के देखें, तो आपको नजर ये आएगा कि तमाम एंगल्स 90 हैं। टीओपी 90 है, हालांकि देखें डायग्राम पे 2 डायमेंशनल में अगर मैं देखूं तो टीओपी 90 मुझे नजर नहीं आ रहा। सोचें तो ये तो 90 से कम नजर आ रहा है। कल हमने बेरिंग किया था तो नॉर्थ से हम एंगल देखते थे, तो ये तो 90 से कम नजर आ रहा है, लेकिन ये बेरिंग नहीं है। बेरिंग तो 2 डायमेंशनल में होती है, ये तो 3D इमेजिनेशन है जो कि हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको पेपर पे बनी हुई चीज कंसिडर करूंगा तो मैं तो घबरा जाऊंगा, क्योंकि अब देखें ना, यहां से यहां तक अगर आप देखें तो आपको 90 से कम नजर आता है, लेकिन आप ये सोचें कि ये जो है पेपर पे नहीं बना हुआ, ग्राउंड अलग है और हवा में आसमान पे एक पॉइंट है टी, तो फिर एक वर्टिकल लाइन बन रही है टीओ, और ओ से गुजरने वाली हर लाइन क्या बनाएगी? देखिए 90 बना रही है। मैं यहां ले आऊंगा 90, मैं यहां ले आऊंगा, जहां भी मैं ले जाऊंगा 90 डिग्री का ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन से हो गए? टीओ भी राइट एंगल ट्राइंगल है, टीओए, टीओई, टीओएफ, टीओडी, टीओसी, ये तमाम के तमाम राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर कभी 3D का सवाल आएगा तो यार वो तो बहुत आसान है, अल्टीमेटली तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब मुझे बताएं कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी तो स्टार्ट कहां से की थी? स्टार्ट हमने की थी राइट एंगल ट्राइंगल से, और हमने कहा था जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल के तमाम काम 2 टूल्स के जरिए होंगे। एक टूल का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक टूल का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यही बात लिखी है कि क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा जो कि सोकाटोआ है, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा जो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है। इसका मतलब जब 3D सवाल आए, जो 3D इमेजिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो आप ये ना समझेंगे ये कोई तोप चीज आ गई, आप बस इतना समझें कि इसको विजुअलाइज करने के लिए मुझे पेन या पेंसिल की मदद लेनी पड़ेगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में बैठे हुए हैं 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया, वर्टिकली अबव अ पर्टिकुलर पॉइंट की बात हुई, पेन या पेंसिल रखनी है और फिर सोचना है। अगर आप समझें कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है सवाल करने के बाद कि अब आपको समझ आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और कैसे बन रहा है और कैसे डील करना है, तो फिर मसला नहीं है। लेकिन ये एक सजेशन है कि आपने हमेशा पेन या पेंसिल की मदद से विजुअलाइज करना है, ताकि आपको धोखा ना हो कि ये ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं सर ये राइट एंगल तो नजर नहीं आ रहा, आप कैसे कह रहे हैं राइट एंगल है? अल्लाह के बंदों, ये 2 डायमेंशनल जो पेपर है इस पे थोड़ी नजर आएगा, ये तो हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, और विजुअलाइज करने के लिए पेन या पेंसिल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखनी पड़ेगी, ताकि पेंसिल अलग होगी और बाकी प्लेन जो है ग्राउंड पे होगा और पेंसिल हवा में होगी, तो वो ही पिक्चर सामने आ जाएगी जो दर हकीकत एग्जिस्ट कर रही होगी।
तो यहां पर मैंने यही बात लिखी है कि क्योंकि OT वर्टिकल लाइन है, लिहाजा O से गुजरने वाली हर लाइन परपेंडिकुलर टू OT होगी, लिहाजा मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म्ड, and when right angle triangles are formed we use either trigonometric ratios or Pythagoras theorem. अच्छा, इस बात को मजीद पक्की तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसा कि एग्जामिनेशन में आता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है? ABCD are 4 points on a horizontal ground. ABCD are 4 points on a horizontal ground. और एक टेन फॉर्म हो रहा है ABCD। सवाल खैर बहुत बड़ा सा होता है, मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो पास्ट पेपर का सवाल आता है उसमें कई एस्पेक्ट्स होते हैं। साइन रूल भी एक सवाल में हो रहा होता है, कोसाइन रूल भी उसी में अप्लाई हो रहा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी उसी में निकल रहा होता है, मल्टीपल चीजें एक डायग्राम का हिस्सा होती हैं। तो वो जब हम पास्ट पेपर्स डील करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा किस तरह होता है। बस जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने हर पार्ट में बताया कि साइन रूल कब लगता है, कोसाइन रूल कब लगता है, अगर वो आपके साथ होंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। और जो बेरिंग वाला एरिया वो एक एक दो दो मार्क के लिए 3-4 नंबर के या एक एक मार्क की 2-4 रिक्वायरमेंट्स, 5 रिक्वायरमेंट्स पेपर 1 में आ जाती हैं। तो एक एक मार्क के काफी पार्ट, जैसे मैंने एक सवाल बनाया था उसमें मैंने 8 रिक्वायरमेंट्स दी थी आपको, 8 पार्ट्स थे उसके। इसी तरह 4 या 5 पार्ट का एक बेरिंग का सवाल बन सकता है। तो बेरिंग कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है। बाकी साइन रूल, कोसाइन रूल सब मिलके एक सवाल बनता है। बेरिंग बाज औकात सवाल के साथ आ जाता है और बाज औकात बेरिंग जो है वो अलग से भी एक सवाल बनता है। वो सब पास पे जब हम देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा। खैर, हम एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं कि भाई ABCD 4 पॉइंट्स है ग्राउंड पे। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। A helicopter is hovering at a height of 5,000 meter vertically above the point B. बोल रहे ये जो ग्राउंड है ना ABCD, इस ग्राउंड में बिल्कुल पॉइंट B के वर्टिकली ऊपर, पॉइंट B के वर्टिकली ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। अच्छा, अब बच्चा जब विजुअलाइज करता है ना उसको डायग्राम पे, तो वो इस तरह बना लेता है। मतलब अगर डायग्राम पे बनाना चाहता है कोई बच्चा तो वो इस तरह ड्रॉ कर लेता है। उसने कहा ये वर्टिकल लाइन है, हेलीकॉप्टर है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि ट्राइंगल HBC बताएं। तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल तो 90 है, काफी ज्यादा लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं HBC वाला एंगल क्या है, तो आप बोले सर ये तो 90 से काफी ज्यादा लग रहा है। अल्लाह के बंदो, ये 90 से ज्यादा नहीं है, ये 90 डिग्री है। सर ये कैसे? तो बेटा मैंने आपको विजुअलाइज करने का क्या तरीका बताया, मुझे बताएं। मैंने विजुअलाइज करने का तरीका ये बताया कि आप पॉइंट बी पे पेन या पेंसिल रख दें। अभी रखे मेरे सामने, पॉइंट बी पे पेन या पेंसिल आपने रखनी है। जब पॉइंट बी पे पेन या पेंसिल आपने रखी ना, अब आप विजुअलाइज करें। मैं आपसे पूछता हूं ट्राइंगल HBC या HBC वाला एंगल क्या बन रहा है, तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? क्या सबको 90 डिग्री नजर आ रहा है कि बन रहा है? देखिए पेपर में बनाने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने पेन या पेंसिल पॉइंट बी पे रखी है इस वक्त और फिर आप सोच रहे हैं कि यार ये HBC वाला एंगल क्या बन रहा है, तो क्या सबको 90 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है? सबकी कमेंट्स चाहिए किसी को, ताकि मुझे पता चले ना कि सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये सी लिख दें, बस यही काफी है मेरे लिए। क्या सबको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? जबरदस्त। इसका मतलब ये बात डायग्राम को देख के नजर नहीं आ रही कि राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन जब मैंने विजुअलाइज किया कि HB इज अ वर्टिकल लाइन, अभी जो मैंने आपको समझाया उस सिनेरियो के मुताबिक अगर मैं लिंक करूं, व्हाट इज HB? HB is a vertical line, and the line HB, a vertical line, intersects the ground at point B. So any line passing through B will be perpendicular to HB.
any line passing through point B will be perpendicular to HB। अच्छा, हालांकि इस सवाल में काम नहीं है और किसी चीज का, लेकिन मैं सिर्फ विजुलाइज करने के लिए बोल रहा हूं कि कितने ट्रायंगल्स राइट एंगल बनेंगे बताएं। बी से कौन कौन सी लाइनें गुजर सकती हैं। लेट सपोज मैंने डायगोनल बीडी बना लिया, बीडी डायगोनल बना लिया, तो अब देखिएगा कितने ट्रायंगल्स राइट एंगल बन सकते हैं। ट्रायंगल एच बी सी राइट एंगल है, ट्रायंगल एच बी डी राइट एंगल है, ट्रायंगल एच बी ए राइट एंगल है। ये तमाम के तमाम ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सब एच बी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर कोई लाइन वर्टिकल हो और वो वर्टिकल लाइन ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, उस पॉइंट से, उस ग्राउंड पॉइंट से जितनी लाइनें चाहे गुजार लें, तमाम की तमाम लाइनें इस वर्टिकल लाइन से परपेंडिकुलर होंगी। देयरफॉर जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। तो यहां पर इस सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं आप देखें। एच बी सी नजर नहीं आ रहा राइट एंगल है, लेकिन हकीकत में है। कैसे? पेंसिल रख के देख लें, आपको समझ आ जाएगा। एच बी डी नजर नहीं आ रहा कि राइट एंगल है, लेकिन पेंसिल रख के देखें, आपको समझ आ जाएगा कि एच बी डी भी राइट एंगल है। एच बी ए, हाँ एच बी ए वो ट्राइंगल है जो नजर भी राइट एंगल आ रहा है और दर हकीकत है भी राइट एंगल। तो ये तो एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते हुए नजर नहीं आ रहे होते पेपर पे, लेकिन जब पेन या पेंसिल रख के विजुअलाइज करते हैं तो फिर समझ आता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट बिठा लें बस जहन में कि अगर कोई वर्टिकल लाइन ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट से हर लाइन जो गुजरेगी वो उस वर्टिकल लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगी। लिहाजा जो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे वो राइट एंगल होंगे, और जब ट्राइंगल्स राइट एंगल होते हैं तो सो का टोआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। तो यहां से बात बिल्कुल लॉक हो गई कि हमें थ्री डायमेंशनल शेप्स में करना क्या होता है दर हकीकत। अच्छा, सवाल पे वापस आते हैं। A helicopter is hovering at a height of 5000 मीटर। अच्छा, फौरन हैरान हो आप बोलेंगे यार अभी तो जो लेंस दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है, एग्जामिनर ने 5000 मीटर लिख दिया। हाँ भाई, खेलता है एग्जामिनर आपके साथ, बाज़ औक़ात इस तरह आपसे खेला जाता है। तो या तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें या इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये जो हाइट है हेलीकॉप्टर की, ये दरअसल 5 किलोमीटर है। तो मैं ये लिख देता हूं एच बी इज 5 किलोमीटर। अच्छा, अब ना आप क्या करें बताएं, एच बी सी ट्रायंगल अलग से बना दें। आपको पता चल गया ना कि एच बी सी राइट एंगल है, तो आप ट्रायंगल एच बी सी अलग से बना लें और बिल्कुल वैसा ही बनाए जैसा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो एच बी है 5 किलोमीटर और बी सी है 10 किलोमीटर। अब देखें यहां पर एच बी सी ट्रायंगल कैसा महसूस हो रहा है और यहां पर कैसा है। जब आपने ये बात पिक कर ली कि एच बी सी राइट एंगल है, तो फिर अलग से एक ट्रायंगल बना लें। वो उससे सोचना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या सोचना? तो सवाल देखें, हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर हाइट पे था। A passenger sitting in the helicopter observes a point C on the ground. Find the angle of depression of the point C when observed by the passenger. सवाल मैंने शॉर्ट करके लिखा है। प्रॉपर सिनेरियो क्या है कि वो पैसेंजर जो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है वो नजारे कर रहा है ग्राउंड के भाई। उस नजारे के दौरान उसको एक पॉइंट सी नजर आया। जब पॉइंट सी नजर आया तो उसने नीचे देखा। तो नीचे देखने की वजह से जो एंगल फॉर्म हुआ उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि जब हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए बंदे ने
पॉइंट सी को देखा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ वो बताओ। अच्छा अब मैं आपको फिर बताऊं, अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है, इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं, कहते हैं यार टॉप टू बॉटम इज डिप्रेशन, ये जो थीटा मार्क किया है ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है। हरगिज नहीं है ये एंगल, नो दिस इज नॉट थीटा, आई एम रिमूविंग इट। ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये वाला एंगल मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, डेंजर जोन है ये, दिस एंगल इज नॉट थीटा। तो सर फिर थीटा क्या है, तो बेटा एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन बनाएं और आप देखें ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो सर ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो ऑल्टरनेट होने की वजह से ये तो यही वाला एंगल बन रहा है। जी हां, पॉइंट सी से अगर पैसेंजर को देखा जाता तो जो एलिवेशन फॉर्म होता वो भी उतना ही होता जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा अगर पैसेंजर बैठा हुआ हेलीकॉप्टर में पॉइंट सी को देखता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था जब हम एलिवेशन और डिप्रेशन के एंगल पढ़ रहे थे कि जब हम दो पॉइंट्स की बात करें, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देखा तो अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ, तो अगर मिस्टर बी ऊपर से नीचे मिस्टर ए को देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस। तो यहां से हमें पता चलता है कि इस तरह के 3 डायमेंशनल सवाल में अगर एग्जामिनर मुझसे एंगल ऑफ एलिवेशन मांगता है तो भी वही काम करना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मांगता है तो भी वही काम करना है, मतलब हर सूरत एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मांगेगा तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ट्रायंगल के बाहर है। अब आपको तो एंगल निकालने के लिए ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल निकालना होता है ना, तो आप पहले ये सोचें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर है। आपने कहा ये थीटा के बराबर, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर है। जब एच टू सी देखते तो डिप्रेशन, सी टू एच देखते तो एलिवेशन। तो दरअसल वी हैव टू फाइंड दिस एच सी बी एंगल, कैसे निकलेगा। ज्यादातर सवाल में राइट एंगल, ज्यादातर सवाल में टैन लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जरूरी नहीं है, फर्स्ट कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज ऑलवेज, लेकिन ज्यादातर सवाल में हमने ये देखा है एलिवेशन डिप्रेशन वाले सवाल में tan थीटा लगता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यहां से अगर मैं थीटा फाइंड करूं इट वुड बी tan इनवर्स 5/10 which is 26.565 degree, 3 decimal places, and then we round it off to 1 decimal place, 26.6 degree. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 26.6, और अगर मुझसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाता ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम अ पॉइंट सी तो भी मैं यही वर्किंग करता, तो भी आंसर 26.6 आता। तो यहां से सीखने को ये मिला कि जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आएगा आपने पेंसिल या पेन रख के विजुअलाइज करना है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस थ्योरम, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा होता है क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन की बात हो रही होती है, तो आपने वो लगाना है अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आपने वो एंगल निकाल लेना है। एलिवेशन पूछेगा या डिप्रेशन पूछेगा, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी, क्योंकि डिप्रेशन भी पूछेगा तो अल्टीमेटली ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से वो राइट एंगल ट्रायंगल का जब पार्ट बनाएंगे तो वो एलिवेशन वाले एंगल के बराबर ही होगा। लिहाजा एलिवेशन या डिप्रेशन पूछने में दोनों केसेस में सेम काम होगा और सेम आंसर आएगा। जिस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आता है उसकी एक झलक आपके सामने रख दी, और कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा डिटेल में बता सकता था बता दिया। क्या आप सबको यहां तक 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठ गया? कॉपी भी कर लें अगर कुछ नहीं किया, और एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कुछ कॉपी नहीं किया मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है उसको जरा फटाफट लिख लें पहले अपने पास, उसको इंशाल्लाह फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं उसको फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।
चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। अच्छा, हमने जो सोकाटोआ देखा था, सोकाटोआ, वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। जो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसमें जो थीटा होता था ना, वो एक्यूट एंगल होता था। अब मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता था, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 होता है तो बाकी दो एंगल्स तो एक्यूट ही होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स की जब बात कर रहे होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स की बात होती है। लेकिन अब हमने बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। पहले हम जनरल गुफ्तगू करेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे सवाल आता है ना, ये देखेंगे। हमारी जो बुक होती है, बुक के अंदर इस तरह के हमें सवाल नजर इतने ज्यादा नहीं आ रहे होते, जो स्कूल बुक्स वगैरह होती है। तो एग्जामिनेशन में किस तरह का सवाल आ रहा है उसको हमें केटर करना है। अब शायद लेटेस्ट एडिशन में तो इसने कुछ टच दिया है, पुराने एडिशन में तो इसने टच नहीं दिया था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स जो सिलेबस में लिखे हुए, जो हमारे काम के, वो एक ये वाला है और ये वाला है। बाकी जो है ना, मैंने इसी के हवाले से, इसी को समझाने के लिए जो है वो रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपने यकीनन कॉपी कर ली होंगी। तो अब जरा इन दोनों पे बात करनी है। एक एंगल है थीटा, हो सकता है एक्यूट हो सकता है ऑब्ट्यूज हो। तो अभी मैं बात करता हूँ थीटा एक्यूट एंगल है। लेट सपोज थीटा हमारा एक्यूट एंगल, तो मैं थीटा को लेता हूँ 30। तो जब मैं 180 माइनस थीटा निकालूंगा तो ये 180 माइनस 30 हो जाएगा 150 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मैं थीटा को 150 ले लूं, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एक बात तो ये पता चलती है कि यकीनन इन दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज। अगर गिवन एंगल एक्यूट है तो 180 से माइनस करके जो एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर गिवन एंगल ऑब्ट्यूज है तो 180 से माइनस करके जो एंगल आएगा वो एक्यूट होगा। तो यहां से पता चलता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। और एक बात वाजे हो जाए कि एक्यूट एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। ये जो मैंने बातें लिखी है ना, साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्यूट एंगल, अभी मैं समझा रहा हूं। लेकिन ये एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या है, ये रैंडम एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं है, ये ऐसे एक्यूट ऑब्ट्यूज हैं जिनका सम मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये समझें कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल पता चल जाए, कोई आपको साइन 30 की वैल्यू बता दे, तो साइन 150 की वैल्यू आप खुद पता लगा सकते हैं। पेपर 1 में मोस्टली आता है विदाउट कैलकुलेटर वाले में, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है, आपको दूसरा निकालना होता है। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना होता है। बड़े काम की चीज है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, इंशाल्लाह एग्जाम में आती भी बहुत ज्यादा है, पेपर 1 में भी बहुत नजर आती है। ये ज्यादातर ये एस्पेक्ट पेपर 1 में ही नजर आता है, क्योंकि हमारे हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता ना। तो अब सबसे पहली चीज जो किताबों में लिखी वो क्या, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पहले साइन पे बात करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा का आंसर वही आएगा जो साइन थीटा का आएगा। तो देखिए इस बात को प्रूफ करते हैं। तो ये 180, अगर मैं कहता हूं कि थीटा एक्यूट एंगल है, अभी के लिए इस एक्सप्लेनेशन को लेने के लिए ये समझें कि थीटा एक्यूट है, लेकिन मैंने एक जनरल बात आपके सामने रख दी है कि थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो 180 माइनस थीटा एक्यूट हो जाएगा। बात वही है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। लेकिन बात को सही तरीके से समझने के लिए अभी हम यही एज्यूम करते हैं कि जो थीटा है गिवन एंगल वो एक्यूट है। तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अभी ये बिल्कुल जहन में बिठा लें कि थीटा एक्यूट एंगल है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट सही समझ आएगा हमें। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑब्ट्यूज एंगल का वही होगा जो एक्यूट एंगल का है।
अगर एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3/5 है तो ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का भी 3/5 होगा। साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल विल बी सेम एज साइन ऑफ एक्यूट एंगल। अब देखो एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा, अभी थोड़ी अनक्लियर बात हो रही होगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा थीटा 30, जैसे कि मैंने लिया थीटा 30 लिया, तो 180 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा 150। अब मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेटर उठाएं और साइन 30 निकालें। ये एक्टिविटी साथ साथ करें, कैलकुलेटर उठाएं और साइन 30 निकालें। अगर आपने साइन 30 निकाल लिया तो यकीनन आपका आंसर 1/2 होगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। अगर नहीं है तो आपने गलती की है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है वो चेक करने के लिए, अगर एक्यूट एंगल 30 है तो इस एक्यूट का ऑब्ट्यूज वाला वर्जन क्या होगा। तो एक्यूट से ऑब्ट्यूज तक पहुंचने का मतलब है 180 से माइनस करें, तो 180 से 30 को माइनस करें, ऑब्ट्यूज वाला वर्जन है 150। अब साइन 150 निकालें। बच्चा बच्चा कहेगा सर आंसर फिर 1/2 है। अरे ये क्या, साइन ऑफ एक्यूट एंगल भी पॉजिटिव आया और साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉजिटिव आ गया, दोनों ही पॉजिटिव आ गए। तो यहां से पता चला कि दे बोथ आर इक्वल। तो देखिए ये जो मैंने नोट में लिखा है, साइन ऑफ एक्यूट एंगल भी पॉजिटिव होगा और साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉजिटिव होगा, बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कहना गलत तो नहीं है कि साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो साइन ऑफ एक्यूट एंगल के बराबर है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो साइन थीटा के बराबर है, ये वाली बात इसी से समझनी है हमें कि साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर वही होगा जो साइन ऑफ एक्यूट एंगल का है, साइन का भी फर्क नहीं होगा। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं, कोई और देख लेते हैं। साइन 60 देख लेते हैं, कैलकुलेटर में डालें, साइन 60 का आंसर आएगा √3/2। तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल आया पॉजिटिव √3/2। अब आप 60 का ऑब्ट्यूज वाला एंगल निकालें, 180 से माइनस कर दें 60 को, ये हो जाएगा 120। तो साइन 60 क्योंकि √3/2 है, साइन 120 भी यकीनन √3/2 होगा। तो एग्जामिनेशन में अगर एग्जामिनर कभी कोई वैल्यू मुझे दे दे, कैलकुलेटर मुझे एग्जामिनर पेपर 1 में कहे साइन 60 √3/2 है, साइन 120 बताओ क्या होगा, ये मैं इस तरह लिख देता हूं, साइन 120 जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है, बताओ साइन 120 क्या होगा। तो आप फौरन पिक करें कि 120 तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो क्योंकि साइन ऑफ एक्यूट एंगल √3/2 है, लिहाजा साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल भी √3/2 होगा। मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन ऑफ एक्यूट एंगल का आंसर भी पॉजिटिव आता है, साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर भी पॉजिटिव आता है, लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दोनों के आंसर्स बराबर आते हैं। लिहाजा साइन 180 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा के आंसर से बराबर होता है। तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज सेम एज साइन ऑफ एक्यूट एंगल। क्या हमें साइन वाली बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब हम आते हैं कॉस पे। कॉस वाली चीज करते, मैंने काफी दफा रिपीट किया तो इंशाल्लाह यकीनन सबको समझ आ गया होगा। अब मैं कॉस वाली बात पे आता हूं। कॉस वाली चीज है कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको समझते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो कॉस के मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कॉस 60 निकालें, कैलकुलेटर पे निकालें कॉस 60, तो आपका आंसर आएगा 1/2। अब मैं आपसे कहता हूं कॉस ऑफ 120 निकालें, 180 में से 60 को जब माइनस करेंगे तो 120 आएगा। अब कॉस 120 निकालें, अब आपका आंसर आएगा -1/2।
तो यहां से एक बात पता चलती है कि जब भी कॉस एक्यूट एंगल पे लगाया जाता है आंसर पॉजिटिव आता है, और जब भी कॉस ऑब्ट्यूस एंगल पे लगाया जाता है तो आंसर नेगेटिव आता है। आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी एक्यूट ले लें, उस एक्यूट को 180 से माइनस कर दें तो वैल्यू सेम आएगी। मैं यहां लिख रहा हूं सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइंस। कॉस ऑफ एक्यूट एंगल की एक वैल्यू आई पॉजिटिव, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल की वही वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड उस वैल्यू का सेम था, साइन ऑपोजिट थी। साइन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव, कॉस ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव आ रहा था, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव आ गया। सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन, नेगेटिव की साइन आ गई। लिहाजा अब ये कहना दुरुस्त होगा कि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल का जो आंसर है वो माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्यूट एंगल होता है। मतलब मुझे अगर कॉस ऑफ एक्यूट एंगल कोई दे दे, मुझे किसी ने कहा कॉस 30 जो है √3/2 है, और एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आप कॉस 150 निकालो, तो पहले एक दफा चेक कर लें क्या 150 और 30 मिला के 180 बनते हैं। आपने कहा हाँ बनते हैं। एक्यूट और ऑब्ट्यूस जो है ये रिलेशनशिप सिर्फ तब वैलिड है जब एक्यूट और ऑब्ट्यूस मिला के 180 के बराबर हो। तो क्या 30 और 150 मिला के 180 के बराबर बनते हैं? आपने कहा हाँ बनते हैं। लिहाजा जब cos 30 √3/2 है तो cos 150 क्या होगा, एग्जामिनर ने पूछा आपसे, तो आप बोलेंगे यार ये तो cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल है, और सर ने ये सिखाया था कि cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपसे पूछा जाएगा विदाउट कैलकुलेटर और cos ऑफ एक्यूट एंगल गिवन होगा, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि cos के केस में साइन ऑपोजिट होती है। साइन के केस में जो है साइन का फर्क नहीं होता, साइन 30 साइन 150 की साइन सेम है, लेकिन कॉस के केस में साइंस डिफरेंट होती हैं। तो अगर cos 30 पॉजिटिव आ रहा है तो cos 150 का आंसर अव्वल तो √3/2 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो साइन के केस में एक्यूट एंगल का साइन निकाला जाए या ऑब्ट्यूस एंगल का, उन दोनों की वैल्यू और साइंस दोनों सेम आते हैं, लेकिन कॉस के केस में वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन ऑपोजिट होती है, क्योंकि एक उसूल मैथ्स का कॉस ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है और कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस टाइम्स cos थीटा। मतलब cos थीटा अगर मुझे मिल जाए तो cos 180 माइनस थीटा का आंसर निकालने के लिए बस cos थीटा के आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 3 में किया। ये 1 2 3 और 4 कर देते हैं। वेट, एग्जांपल नंबर 4 में जैसा कि मैंने किया कि cos ऑफ 30 मुझे दिया हुआ था और cos ऑफ 150 मुझसे मांगा था, तो मैंने वही वैल्यू लिख दी जो cos 30 की थी, बस मैंने साइन ऑपोजिट कर दी। तो यहां से ये बात लॉक हो गई कि cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो माइनस टाइम्स cos ऑफ एक्यूट एंगल होता है। टू समराइज, साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल और साइन ऑफ एक्यूट एंगल बराबर होते हैं क्योंकि दोनों की साइन पॉजिटिव होती है, लेकिन cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल और cos ऑफ एक्यूट एंगल बराबर नहीं होते। वैल्यू सेम होती है लेकिन सिर्फ माइनस साइन का फर्क होता है। cos ऑफ एक्यूट एंगल में साइन पॉजिटिव होती है, साइन जो है आती है वो पॉजिटिव होती है, और cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल में साइन नेगेटिव आ रही होती है। लिहाजा cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज माइनस टाइम्स cos ऑफ एक्यूट एंगल। अब यहां अगर मैं मैच करूं, cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल मेरा आ रहा है माइनस √3/2 लेट सपोज, और cos ऑफ एक्यूट एंगल आ रहा है मेरा √3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस साइन की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी तो जाके ये बराबर होंगे। तो cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ एक्यूट एंगल, बट वी वुड से
कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्यूट एंगल। मतलब कॉस ऑफ एक्यूट एंगल की साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। क्या मुझे यहां तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैंने बहुत वजाहत के साथ बताई ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल के साथ जो एग्जाम्पल दिए वो कॉपी भी कर लें, क्लियर और डन भी लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अगर कुछ कॉपी करना रह गया स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, अब देखना ये कि एग्जाम में किस तरह सवाल आता है। सही है, तो एक एग्जाम के सवाल को देखने के लिए ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। Practical example means the example that usually appears in the examination. So we have been given a triangle ADC which is right angle, और उसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ADC राइट एंगल है, लेकिन ट्राइंगल ABC राइट एंगल नहीं है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है। ट्राइंगल ABC जो है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल AB जो ट्राइंगल ADC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ कॉस ABC। अच्छा, अब यहां सबसे बड़ा मसला क्या आता है ये सुने। जब कॉस ABC पूछा जा रहा है ना, बच्चे ABC निकाल लेते हैं और उसी को आंसर दे देते हैं। याद रखें, कॉस ABC पूछा है, ABC नहीं पूछा। लेट सपोज एक एंगल ABC 30 डिग्री है, तो आपको ABC नहीं बोला था, आपको बोला था कॉस ABC निकालो। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा था कि आप cos 30 निकालो, और cos 30 आता है √3/2। तो याद रखें ABC एक एंगल है और cos ABC एक वैल्यू है। तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू, नॉट एन एंगल। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू नॉट द एंगल। तो सर वो तो सही है, cos ऑफ ABC निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले तो ABC होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पेपर 1 का सवाल है, आपके पास कैलकुलेटर है ही नहीं, दिस इज अ पेपर 1 बेस्ड क्वेश्चन एंड यू डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर। वैसे कैलकुलेटर होगा भी ना तो भी अगर आप डेसिमल वैल्यूज निकालेंगे तो आप फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये पेपर 2 में भी आ जाता है तो भी एग्जैक्ट वैल्यूज का देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अगर एग्जैक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है, लेकिन बहरहाल हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है और हमें विदाउट कैलकुलेटर ही इसको सीखना है। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ADC जो राइट एंगल है और ABC जो नॉन राइट एंगल है, और मुझसे पूछा जाता है cos ABC निकालो, तो
पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि हमारा जो आंसर होगा दैट वुड नॉट बी एन एंगल बट दैट वुड बी अ वैल्यू। चाहे साइन एबीसी का पूछा जाए चाहे कॉस एबीसी का पूछा जाए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू नॉट द एंगल। एक तो ये बात है जो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एबीसी कैसे निकाला जाए, कॉस एबीसी कैसे निकाला जाए। क्या कॉस एबीसी निकालने के लिए बहुत गौर से सबने सुनना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में आता है और कंफ्यूजन का सबब बनता है, लिहाजा मैं अपने हिसाब से रिपीट भी करूंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो बस फोकस आपने रखना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने पे फोकस रखेंगे नहीं समझ आएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है बस। फिर आप लोग कहते हैं रिपीट करें, 5 दफा तो मैं ऑलरेडी रिपीट कर देता हूं, मैं कितना रिपीट करूं। और बहुत फोकस करके सुने, लिखने की कोई जल्दी ना करें। एग्जामिनर मुझसे कहता है कॉस एबीसी निकालो और साइन एबीसी निकालो तो बच्चे के जहन में आता है कि यार पहले तो मुझे एबीसी वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो एबीसी वाला एंगल क्या डायरेक्ट निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास कुछ इतनी इंफॉर्मेशन होती ट्रायंगल एबीसी में, तो मैं साइन रूल या कोसाइन रूल लगा के एबीसी वाला एंगल निकाल लेता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो फिर बच्चे के जहन में आता है कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं ये सीबीडी वाला एंगल निकाल लेता हूं। बच्चा कहता है कि यार मैं पहले सीबीडी वाला एंगल निकाल लेता हूं, और जब सीबीडी वाला एंगल आ जाएगा तो 180 में से जब मैं सीबीडी वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एंगल एबीसी। मुझे यहां से एक बात तो ये पता चल रही है कि स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एंगल एबीसी और एंगल सीबीडी का सम मिला के 180 है। तो ये कनेक्शन आप बनाएं जो अभी हमने ऊपर सीखा कि एबीसी ऑब्ट्यूस एंगल है और सीबीडी एक्यूट एंगल है, और दोनों का सम मिला के 180 है। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अभी सिर्फ मैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को यहां अप्लाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो सवाल तो सिर्फ जनरल सी बात थी जो समझाई जा रही थी। ये बाकायदा एग्जाम्पल का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो जिस तरह एग्जामिनेशन में आता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करवा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, समझा कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको एक बात तो मैंने ये रखी कि आपको एंगल नहीं निकालना, आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन ऑफ एन एंगल या कॉस ऑफ एन एंगल इज अ वैल्यू। यू डू नॉट हैव टू फाइंड द एंगल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। एक बात तो ये ध्यान में रखें, बिकॉज बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे एंगल निकाल के छोड़ देते। वी डू नॉट हैव टू फाइंड द एंगल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। कहीं भी लिख लें बड़ा बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये अगर वैल्यू निकालनी भी है तो एक पॉसिबल मेथड जहन में आता है कि यार हम एक काम करते हैं, पहले एंगल सीबीडी निकाल लेते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, और सीबीडी वाले एंगल को 180 से माइनस करेंगे तो एंगल एबीसी आएगा, और फिर एंगल एबीसी पे कॉस या साइन अप्लाई कर देंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये सोच पेपर 2 वाली है, जब हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। हमें यहाँ पेपर 2 वाली सोच रखनी ही नहीं है। उस पेपर 2 वाली सोच में भी क्या होगा, राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला आ सकता है। तो आपने यहाँ पेपर 1 वाली सोच बनानी है विदाउट कैलकुलेटर वाली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर टेस्ट भी वही उसी पेपर में होता है। तो सोच कैसे बनाए, यार सीबीडी तो नहीं निकल सकता क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, तो भाई सीबीडी मत निकालो, कॉस ऑफ सीबीडी निकाल लो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए एक बात आपके सामने रख रहा हूं। लेट एंगल सीबीडी इज इक्वल टू थीटा। सीबीडी एक्यूट एंगल है ना, तो मैं सीबीडी को थीटा कह देता हूं। तो ये एबीसी वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, जब सीबीडी वाला एंगल थीटा है तो एबीसी वाला एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जब एग्जामिनर ने आपसे कहा कि कॉस एबीसी निकालो,
तो आप फौरन पिक करें कि यार एबीसी को जो मैंने है वो 180 माइनस थीटा कह दिया है, लिहाजा मुझे कॉस एबीसी निकालना है, मतलब मुझे कॉस 180 माइनस थीटा निकालना है। तो फौरन जो नॉलेज अभी हमने सीखी उसको अप्लाई करते हैं कि अगर मैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा निकालना चाहता हूं तो मुझे पहले कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और फिर जो कॉस थीटा का आंसर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस 180 माइनस थीटा हासिल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं साइन एबीसी की बात करता हूं तो साइन एबीसी का मतलब है कि मुझे साइन 180 माइनस थीटा निकालना है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा निकालने के लिए अगर मैं पहले साइन थीटा निकाल लूं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का आंसर वही होता है जो साइन थीटा का होता है। सिमिलरली कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर वही होता है जो कॉस थीटा का होता है, बस साइन डिफरेंट होती है, वैल्यू सेम होती है, साइन ऑपोजिट होती है। तो कॉस थीटा का आंसर पहले निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिहाजा यहां से पता चला कि अगर कॉस ए बी सी निकालना है तो पहले आप कॉस सी बी डी निकाल लें, क्योंकि हमने किस एंगल को थीटा कहा था, सीबीडी को कहा था ना, तो कॉस थीटा निकालने का मतलब है कॉस सीबीडी निकाल लें, और साइन थीटा निकालने का मतलब है कि साइन सीबीडी निकाल लें। तो सीबीडी इज एन एक्यूट एंगल। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑब्ट्यूज एंगल का निकालना है तो फर्स्ट फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। ये नोट भी लिखवा देता हूं। इफ एग्जामिनर asks you to find the trigonometric ratio of obtuse angle, first find the trigonometric ratio of acute angle and then use the concepts accordingly. यूजिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली का मतलब समझ रहे हैं? जो हमने दो बातें सीखी कि साइन ऑफ एक्यूट एंगल और साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बराबर हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए कॉस ऑफ एक्यूट एंगल के को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहां से सबसे पहले एक चीज दिमाग में ये बिठानी है कि अगर आपने कॉस या साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो डायरेक्ट ना निकालें, पहले साइन या कॉस ऑफ एक्यूट एंगल निकाल लें। जब वो निकल जाए तो फिर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। साइन ऑफ ऑब्ट्यूज निकालने के लिए वही चीज दे दें जो साइन ऑफ एक्यूट एंगल के लिए थी, साइन को भी चेंज ना करें, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए जो कॉस ऑफ एक्यूट एंगल का आंसर था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और फिर आंसर के तौर पे दे दें। तो जब सवाल आता है तो आप हमेशा नोट करेंगे कि कॉस या साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल जब पूछा जाता है तो यकीनन एक स्ट्रेट लाइन की वजह से वो ऑब्ट्यूज एंगल किसी एक्यूट एंगल से कनेक्टेड होता है। जैसे आपसे ये एबीसी की बात कर रहा था ना, तो आपने कहा यार एबीसी तो ऑब्ट्यूज एंगल है, आपने फौरन ही कहा कि एबीसी जो है वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एबीसी जो है वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मुझे इसका मतलब कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। हाँ, आपको कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। तो आपने कहा यार ये मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, तो ये ऑब्ट्यूज जो है कनेक्टेड है विद एन एक्यूट, क्योंकि वी नो एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180, दे आर सप्लीमेंट्री। तो अगर मुझे ये ऑब्ट्यूज एंगल का कॉस साइन निकालना है तो मैं एक काम करता हूं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल तो कनेक्टेड विद अ राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस ऑब्ट्यूज इज कनेक्टेड विद एन एक्यूट एंड दिस एक्यूट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हो गया मसला सॉल्व। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज या साइन ऑफ ऑब्ट्यूज निकालने के लिए आप देखेंगे कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो एक कनेक्टेड है स्ट्रेट लाइन की वजह से विद एन एक्यूट एंगल।
and that acute angle is connected with the right angle triangle. This means sine of acute angle and cos of obtuse angle can be found. तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा फाइंड करें साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल या कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. वेट करें, 1 मिनट दें, थोड़ा सा नीचे कर दूं उसको. हाँ बेटा, यहां आ जाए वापस. अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करते हैं, हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं. तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए हमारे पास, हमें पता है सो का टोआ के मुताबिक कि साइन थीटा जो है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन हाइपोटेनस तो यहां पर है ही नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल लेते. h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो यहां से हाइपोटेनस आ जाएगी 5. हाइपोटेनस 5 आगे लिख दें. अब इत्मीनान से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें. कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट विच इज 3 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 5. साइन ऑफ एक्यूट एंगल आपका लॉक हो गया 3/5. इसी तरह कॉस ऑफ एक्यूट एंगल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट 4 हाइपोटेनस 5, लॉक हो गया 4/5. और ये बात आप जानते हैं कि साइन ऑफ एक्यूट एंगल हो या कॉस ऑफ एक्यूट एंगल, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं. तो साइन थीटा and cos theta both are positive. Why? Because theta is an acute angle. So now if I have to find, अच्छा साइन थीटा निकल गया, इसका मतलब मेरे पास दरअसल निकल गया साइन CBD. CBD को ही तो थीटा कहा था ना. साइन CBD is 3/5 and cos CBD is 4/5. But these were not the angles that were required. We have to find cos ABC. So ABC obtuse angle, we have to find cos of obtuse angle, and cos of acute angle is found. So can anyone tell me what will be the answer of cos ABC? Cos of obtuse angle का आंसर क्या होगा अगर cos of acute angle का आंसर 4/5 निकल चुका है तो? After learning so much of concepts, I need response. Everyone has to respond. Very good. -4/5. और अगर मुझे साइन ऑफ एबीसी चाहिए, साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, तो व्हाट वुड दैट बी गिवन दैट वी ऑलरेडी हैव फाउंड द साइन ऑफ एक्यूट एंगल? साइन एबीसी बताएं जरा क्या होगा? वेरी गुड. 3/5. इट वुड बी 3/5. साइन का भी फर्क नहीं है, साइन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव है तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल भी पॉजिटिव होगा. तो मेरा एक आंसर ये होगा और एक आंसर होगा ये. तो लेट मी समराइज दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन. लेट्स समराइज दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. जब एग्जामिनर इस तरह का सवाल देगा और आपसे साइन ऑफ या कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल निकालना पड़ेगा. तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाएगा तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल निकालेंगे, क्योंकि साइन ऑफ एक्यूट एंगल निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो यकीनन सवाल में मौजूद होगा, नहीं तो डॉटेड लाइन बना के आप खुद राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ नजर नहीं आ रहा होता. मतलब इस तरह का सिनेरियो होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वाली लाइन है और ये सिनेरियो बना हुआ है. तो आपको जब इस तरह की कोई सिचुएशन नजर आएगी और ग्रिड बनी हुई होगी
इस तरह के कुछ सवालात हैं पास पेपर्स में जिसमें ग्रिड बनी हुई होती है, तो फिर आप खुद से डॉटेड लाइन बनाएंगे और ग्रिड होने की वजह से आप देखेंगे कि ये 5 ब्लॉक्स हैं तो आप लिख देंगे 5, ये 3 ब्लॉक्स है तो आप लिख देंगे 3। तो हालांकि सवाल में ये मौजूद नहीं थी जो डॉटेड लाइन है, लेकिन आपने खुद से डॉटेड लाइन बनाई और फिर जितने ब्लॉक्स ग्रिड पे थे उसके हिसाब से काउंटिंग की, हर ब्लॉक एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपने कहा ये 5 यूनिट्स हैं और ये 3 यूनिट्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद आप एक्यूट एंगल का साइन और कॉस निकाल सकते हैं और एक्यूट एंगल का निकलने के बाद ऑब्ट्यूस एंगल का भी साइन और कॉस निकाल सकते हैं। साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए वही आंसर होगा जो साइन ऑफ एक्यूट एंगल का था, जो कि आप बआसानी सो का टोआ से निकाल सकते हैं। लेकिन कॉस के लिए, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आंसर की वैल्यू वही होती है, बस साइन ऑपोजिट होती है। तो अगर आंसर 4/5 है तो वहां पर ऑब्ट्यूस का साइन हो जाएगा -4/5, लेकिन साइन के केस में अगर 3/5 है तो आंसर 3/5 ही रहेगा। क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सबको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया है? सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने कोई चीज कॉपी नहीं की तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं फिर एक लास्ट बात बता के खत्म करूं। अच्छा, अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने लिखा है ना, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे जो ओ लेवल क्लासिफाइड के पास पेपर्स है उसमें जून 2001 2 या 2 3 2001 या 2 या कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें ये चीज कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो माइट भी ये कॉन्सेप्ट पहले सिलेबस का हिस्सा था और उसके बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें ये चीज हटा दी गई, लेकिन क्योंकि सवालात हैं और ये कॉन्सेप्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा जिक्र इसका करना चाह रहा हूं ताकि आपके सामने एक ऐसी छोटी सी बात आ जाए जो शायद जो सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है ना। एक चीज 2001 2002 2-3 पासवर्ड में, एक दो पासवर्ड में एक दो सवाल में मिले तो मैं चाह रहा था उसका जिक्र कर दूं। तो थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन इसकी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम मिला के 90 होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या बात है? तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, तो उसमें तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही डील करना है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं कि अगर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 90 है और दूसरा एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? अच्छा, एक बात आप वाजे कर लूं कि तीन एंगल जो हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, they add up to 180 and we know angle B is 90. This means angle A plus angle C will be equals to 180 minus 90, which actually means कि angle A और angle C का सम मिला के 90 होगा। Angle B itself is 90, but angle A plus angle C add up to 90. This means angle A and angle C are complementary angles. So if I say that angle C is theta, what will be angle A?
तो आप एंगल सी को वहां भेज दें तो एंगल ए वुड बी 90 माइनस थीटा। If this is theta, this would be 90 minus theta. अच्छा, अब जरा एक बात जरा नोट करें, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा निकालें और कॉस थीटा भी निकालें। तो साइन थीटा का मतलब होगा थीटा के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड होगा। तो साइन थीटा के हिसाब से ऑपोजिट f3 और एडजेसेंट तो चाहिए नहीं, हाइपोटेन्यूज 5 है। और कॉस थीटा जब देखें तो थीटा के हिसाब से एडजेसेंट है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब मैं आपसे कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा बताएं। जब साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है अब हमें थीटा के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड नहीं करनी, 90 माइनस थीटा के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड करनी है। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ऑपोजिट क्या है, 4, और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, बस ऑपोजिट एडजेसेंट बदल जाती है। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ऑपोजिट 4 है, तो साइन 90 माइनस थीटा 4/5 हो गया। और cos 90 माइनस थीटा के हिसाब से 90 माइनस थीटा के हिसाब से एडजेसेंट 3 है, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा 3/5। यहां ये वाली बातें तो देखें आप डायग्राम के हिसाब से खुद ही निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें पता ये होना चाहिए कि दे बोथ आर इक्वल, और ये बोथ इक्वल होते हैं। यहां मैं इनकी समरी लिख रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा will always be equals to cos theta and cos 90 minus theta will always be equals to sin theta। ये जो मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू की है, ये सिर्फ ये दोनों को समझाने के लिए की है। तो जैसे आपने साइन के केस में याद रख लिया कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है, और cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा के बराबर है। बस इसी तरह ये भी जहन में बिठा लें कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर है। एहतियातन सिलेबस में नहीं लिखी हुई, कुछ पुराने पेपर्स में टेस्ट हुई है, या उस वक्त भी सिलेबस में नहीं थी, एग्जामिनर ने ऐसे ही सवाल फेंक दिया, तो हमें ये बात की क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा हमने एक छोटी सी बात कवर कर ली कि वी आर ऑन द वेरी सेफ साइड, कि हम कभी भी कहीं फंसे ना बस। तो यहां से हमें कनेक्शन पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और मैंने ये कॉन्सेप्चुअली बात आपके सामने प्रूफ भी की कि साइन थीटा का आंसर 3/5 था और कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर 3/5 था, एंड दे आर इक्वल। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मुकम्मल हो गई और कोई भी एरिया टच नहीं है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में मैंने आपके कदमों में रख दी। मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? sort of an extra concept है, लेकिन if we remember this it would be for our help, it would benefit us definitely। तो हम कहीं फंसने का हमारा चांस नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लीजिएगा। अब आपने करना ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर्स के सवालात आपने भरपूर अंदाज में शुरू कर देने हैं। इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा अपनी सुपरविजन में, लेकिन ना आप अच्छे खासे सवाल जितने कर सकते हैं, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करें, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं करें, लेकिन एटलीस्ट 20 जरूर करें। उसके बाद जो आसान आसान सवाल हो पा रहे हैं वो आप करते रहें। जहां फंसते हैं, जहां डाउट आता है, कुछ सवाल में ऐसा होता है कि आपको एक पार्ट समझ आ रहा होता है, दूसरा समझ नहीं आ रहा होता, डायग्राम देख के आपको घबराहट होती है, तो कोई मसला नहीं, मार्क कर दें, हम उसको क्लास में करेंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास तक मुझसे स्टेटस शेयर कीजिएगा कि कितने सवाल आपसे हो रहे हैं और कितने सवाल आपसे नहीं हो रहे।
तो उसी हिसाब से फिर हम अगली क्लास की पास्ट सिलेबस की क्लास प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। हमारी टारगेट होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के तमाम सवालात हम जो है मुकम्मल कर लें। जैसे इस वीक हमने प्रॉपर तरीके से पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर ली। सही जी, तो टास्क मैंने आपको दे दिया है कि पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी है उसको रिव्यू कर लें और उसके बाद पास्ट सिलेबस के सवाल ट्राई करें। पास्ट सिलेबस के सवाल के साथ इंशाल्लाह मुझे ट्यूसडे वाली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।